Welcome back students. Now the next part is transcription in prokaryotes. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में या इकोलाई सेल्स में किस तरीके से होती है? तो सबसे पहले द मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज फाउंड इन बैक्टीरिया आर, कौन कौन से आरएनए जो बैक्टीरिया के अंदर जनरली प्रेजेंट होते हैं? दीज आर टीआरएनए, rRNA and mRNA. These are the major types of RNA. ये नहीं कहा जा रहा सिर्फ यही होते हैं, मेजर टाइप मीन सबसे ज्यादा यही आरएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये तीनों टाइप के आरएनए कलेक्टिवली वर्क करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। All types of RNA help in translation process. ये सारे ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले टीआरएनए की बात करते हैं। टीआरएनए दैट इज इट रीड्स genetic code on mRNA and brings a specific amino acid, और ये एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लेके आता है। तो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को बियर करने वाला जो टीआरएनए है वो एमआरएनए के ऊपर लगातार स्कैन करता है, और जहां पे उसको अपना मैचिंग टाइप का सीक्वेंस या जेनेटिक कोड मिल जाता है वहां पे वो पर्टिकुलर आरएन जो एमिनो एसिड है उसको प्रोवाइड कर देता है। तो एक तरफ तो ये जेनेटिक कोड को रीड करता है और दूसरी तरफ इससे एक एमिनो एसिड जुड़ा होता है, इसलिए ये अडेप्टर का काम करता है। आरआरएनए ये राइबोसोम्स को बनाता है, और राइबोसोम्स को बनाने की वजह से इसका कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल रोल है, तो ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। It constitute or it forms ribosomes which provide site and catalyst for translation. ये साइट भी देता है जहां पे एमिनो एसिड जुड़ सकते हैं, और साथ में रिएक्शन को कैटलाइज भी करता है। तो ये दोनों काम करता है, यानी कि राइबोसोम्स को बनाता है, राइबोसोम साइट भी दे रहे हैं जहां पे प्रोटीन बनती है, और साथ में कैटालिटिक मींस उन एमिनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए कैटालिटिक एक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं। एमआरएनए की बात की जाए, सो दैट प्रोवाइड द टेम्पलेट। ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, जिसको रीड करके एक पर्टिकुलर टाइप का एमिनो एसिड जोड़ा जाता है। इट provides template for the polymerization of amino acids के पोलीमराइजेशन के लिए, यानी कि पहला एमिनो एसिड कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे क्या होगा, ये सारा जो सीक्वेंस है वो इसके टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टेम्पलेट देता है जिसके बेस पे एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है। तो ये तीन तरह के आरएनए होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सारे ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं मशीनरी फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी मशीनरी, कौन से एंजाइम्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं? रिक्वायरमेंट्स। क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए? तो यहां पे जो रिक्वायरमेंट्स है या जो मशीनरी है वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक तो इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के अलावा राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट्स और ट्राइफॉस्फेट ये रो मटेरियल की तरह काम करता है। मींस इसी के ज्वाइन करने से राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जब वो जुड़ते हैं तभी आरएनए की कंप्लीट चेन तैयार होती है। तो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, क्योंकि हम इकोलाई की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है सिग्मा फैक्टर होता है एंड रो फैक्टर। ये फैक्टर होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मिनरल आयन जैसे लाइक मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो वर्क कर सके। अब इन जो ये फैक्टर्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी बात करते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट पॉलीमराइज द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टू फॉर्म आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट के बेस पे डीएनए टेम्पलेट की जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके ये आरएनए बनाता है। इट कैटलाइज पॉलीमराइजेशन, polymerization using template DNA। ये टेम्पलेट डीएनए का यूज करके और तभी जो आरएनए उसको बना सकता है, इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। मींस इसके बिना, डीएनए के बिना ये आरएनए नहीं बना सकता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो जाती है इस एंजाइम के रिगार्ड में। सेकेंड, इसकी डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या होती है? इट कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन, इट कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। तो 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में इसकी भी कैटालिसिस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। यहां पे भी ऐसा ही होता है। आरएनए पॉलीमरेज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन, ये इलोंगेशन को कैटलाइज कर सकता है इटसेल्फ, लेकिन इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। जब ये फैक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं तभी ये इनिशिएट कर सकता है रिएक्शन को और टर्मिनेट कर सकता है। तो मेनली अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो ये सिर्फ इलोंगेशन का वर्क ही करता है। इसके अलावा अगर आपको रेप्लिकेशन याद है तो रेप्लिकेशन में मैंने बताया था कि डीएनए जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहला एंजाइम तो जो होता है वो हेलिक्स को अनवाइंड करता है, यानी कि जो कॉइल पार्ट होता है उसको अनकॉइल्ड करता है, स्ट्रेटन अप कर देता है। और सेकंड एंजाइम होता है जो उसके स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देता है, जिससे वो अनजिप हो जाते हैं। तो अनवाइंडिंग और अनजिपिंग दो काम करने होते हैं, जहां पे वहां या रेप्लिकेशन में हेलिकेज और टोपा आइसोमरेज एंजाइम वहां पे हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ही अकेला उस पर्टिकुलर पार्ट जहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको अनवाइंड भी कर सकता है और अनजिप भी कर सकता है। इट कैन अनवाइंड एंड अनजिप द डीएनए पार्ट। जो डीएनए पार्ट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है वहां पे अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ये खुद ही करता है, ये किसी दूसरे एंजाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ रोल है जो आरएनए पॉलीमरेज परफॉर्म करता है। इसको आरएनए प्राइमर की भी जरूरत नहीं होती है।
यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स की जरूरत होती है इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए, एलोंगेशन ये अपने आप कर सकता है। तो पहली चीज तो ये कि इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट डीएनए का यूज करके ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है, आरएनए स्ट्रैंड बना सकता है। सेकेंड, ये पॉलीमराइजेशन जो करता है उसकी डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम ही होती है, यानी कि ये भी 5 प्राइम जो है इसका पहला एंड होता है, उसके पीछे 3 प्राइम एंड पे नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन, ये मेनली एलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मींस जब इसके साथ कोई फैक्टर अटैच नहीं होता तो ये सिर्फ एलोंगेशन कर सकता है, जब फैक्टर्स आ जाते हैं तब ये इनिशिएशन या टर्मिनेशन कर सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर आके इसके साथ ज्वाइन किया है। और एक चीज, जो फैक्टर्स हैं जब वो इसके साथ ज्वाइन करते हैं तो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो चेंज हो जाती है। जैसे लोग होता है, की डालते हैं तो जैसे हम उसको रोटेट करते हैं लोग का जो लीवर पार्ट है वो वर्क करता है और वो ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है। इसके अलावा ये डीएनए का जो पार्ट ट्रांसक्राइब करना होता है उसको खुद अनवाइंड और अनजिप करता है, ये किसी दूसरे एंजाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो दैट इज अबाउट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा जो इकोलाई सेल होती है उसके अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों तरह के आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए तीनों को कैटेलाइज कर सकता है। वन टाइप, सिर्फ एक ही तरह का होता है, अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा, वही आरआरएनए भी बना सकता है, वही टीआरएनए भी बना सकता है और वही एमआरएनए भी बनाता है। तो यहाँ पे एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द रॉ मटेरियल। तो यहां पे जो रॉ मटेरियल है वो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, दैट इज लाइक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स, यानी कि मोनोफॉस्फेट की जरूरत होती है लेकिन ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है। अब ये एक टाइप है, ऐसे चार होते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो चार तरह के जो रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं ये वर्क क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं, मींस ये आरएनए चेन को बनाने के लिए इन्हीं मटेरियल का यूज होता है, इन्हीं से आरएनए की जो चेन है, स्टैंड है, वो बनता है, पहली चीज। दूसरा, ये ट्राइफॉस्फेट है तो इसका पर्पज क्या होता है कि इसके जो ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लास्ट के 2 फॉस्फेट होते हैं उसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट मीन्स अगर एडिनोसाइन है, एडिनोसाइन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो यहां पे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है। यहां पे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में ये वाला जो लास्ट पार्ट है पेयर है फॉस्फेट का, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। अब जो पायरोफॉस्फेट है इसके जो ये बॉन्ड होता है इसके अंदर काफी सारी एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करना और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के एक नया आरएनए स्ट्रैंड बनाना, उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इतनी सारी एनर्जी इन्हीं के डिसोसिएशन से आती है। तो जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो बनते कैसे हैं, तो एक तो ये हो गया कि एनर्जी पर्पज के लिए तैयार होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनते कैसे हैं, ये बनते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बाय एटीपी, यानी कि जो एटीपी है वो राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये बना देता है एडेनोसाइन यानी कि राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एंजाइम कौन सा यूज होता है, फोस्फोराइलेज, ये एंजाइम यूज होता है जो राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में चेंज कर देता है बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। और बाद में जो ये पायरोफॉस्फेट पार्ट है जब ये अलग होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तो पायरोफॉस्फेटेज की हेल्प से ये एनर्जी बाहर निकल आती है जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यूटिलाइज होती है।
सो दैट इज अबाउट द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, यानी कि रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल जो है वो आरएनए को स्ट्रैंड को बनाने के लिए भी यूज होते हैं, साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे पूरी चेन तैयार हो जाती है। थर्ड पार्ट आता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यानी कि सिग्मा एंड रो फैक्टर। सिग्मा जो फैक्टर होता है दैट हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाके ज्वाइन कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। सिग्मा हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से रो फैक्टर हेल्प इन टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन में हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन या टर्मिनेशन कैसे काम करते हैं, ये बाइंड करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ, बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज एंड चेंज इट्स स्पेसिफिसिटी, इसकी स्पेसिफिसिटी को जो है बदल देते हैं। स्पेसिफिसिटी चेंज होने का मतलब है कि वो इनिशिएट करे या टर्मिनेट करे, वो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोसीजर। ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया या ई कोलाई सेल के अंदर होता कैसे है, तो यहां पे एक चीज और क्लियर हो जाती है, एक छोटा सा पार्ट और आता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद, कि यहां पे एक एंजाइम इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तीनों स्टेप कैसे कर पाता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो हेल्प करते हैं। अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ तो वो इनिशिएट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन को, रो फैक्टर जुड़ता है तो टर्मिनेशन हो सकता है, और अगर कोई भी फैक्टर जुड़ा नहीं है, यानी कि सबसे पहले सिग्मा फैक्टर ने आके आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैचमेंट कर दी, रिएक्शन स्टार्ट होगी, जो सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज अब इलोंगेशन अपने आप कर सकता है। जब वो लास्ट में टर्मिनेशन एंड पे पहुंचता है तो रो फैक्टर आके वहां पे जुड़ जाता है और रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है। तो एक ही एंजाइम तीनों काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स उसकी हेल्प करते हैं। अदरवाइज आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन ही कर सकता है, ना वो इनिशिएशन कर सकता है, ना वो टर्मिनेशन कर सकता है। क्लियर? जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें आपको ये प्रोसेस खुद लिखनी है। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोसेस लिखनी है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले जो स्टेप आता है वो इनिशिएशन है, सेकंड इलोंगेशन है और थर्ड है टर्मिनेशन। लेकिन इससे पहले भी आपको कुछ स्टेप लिखने हैं, जैसे जो एक्टिवेशन है राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। जो एटीपी है उसकी हेल्प से उनका एक्टिवेशन हो जाता है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप डालना है इनिशिएशन। इनिशिएशन में होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है तो इनिशिएशन करेगा कौन? तो एक्चुअल में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका जो पार्ट, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन जहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, वो वाली जो साइट है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आता है। साथ में सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होता है, उसकी स्पेसिफिसिटी बदल जाती है जिससे वो प्रमोटर पे आके बाइंड होता है। प्रमोटर पे बाइंड होने के साथ ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, अनवाइंडिंग पार्ट, मीन्स जो डीएनए डबल स्टैंड है वो अनवाइंड हो जाता है उसी जगह पे, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन अनवाइंड हो जाता है। जैसे ही इनिशिएशन हो जाता है सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है और जो स्टैंड है, जैसे यहाँ पे नीचे वाला जो रेड स्टैंड है उसकी कोपिंग हो रही है, तो जो आर स्टैंड है, जो सॉरी रेड स्टैंड है उसकी कोपिंग हो रही है। तो लगातार जो आरएनए का एक छोटा सा पार्ट है वो एंजाइम के साथ अटैच रहता है, जो बनता रहता है, बाकी पार्ट प्रोजेक्ट रहता है। ये एंजाइम लगातार आगे प्रोसीड करता रहता है और सिर्फ उतना ही डीएनए का पार्ट अनकॉइल्ड होता है, बाकी पार्ट वापस रैप हो जाता है। तो इलोंगेशन प्रोसेस तो आरएनए पॉलीमरेज खुद ही कर सकता है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज लगातार चेन को इलोंगेट करता रहता है।
तो सबसे पहले इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर पे आके अटैच किया, किसकी प्रेजेंस में, सिग्मा फैक्टर की प्रेजेंस में। सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों अटैच हो गए प्रमोटर पे, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है। डीएनए जो डबल स्टैंड है वो छोटा सा पार्ट ओपन होता है, आरएनए पॉलीमरेज खुद ही उसको अनवाइंड और अनजिप कर देता है, और जैसे अनजिप और अनवाइंडिंग हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज अब सिग्मा फैक्टर को अलग कर देता है और रिएक्शन को इलोंगेट करना यानी कि स्टैंड को इलोंगेट करना स्टार्ट कर देता है। इलोंगेशन प्रोसेस में कोई भी फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिग्मा फैक्टर अलग से निकल गया है। आरएनए का जो एक्सटेंडेड पार्ट है यानी कि जो सिंथेसाइज हो चुका है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होता है, और छोटा सा पार्ट ही जो एंजाइम है उसके साथ अटैच होता है। एंजाइम लगातार प्रोसीड करता है और ये जो सिंथेसिस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलती है। अल्टीमेटली ये जो ग्रीन पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन पार्ट है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन का मतलब है कि जहां पे आके जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की रुक जाती है। अब जैसे जैसे जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये प्रमोटर रीजन था, यहाँ पे वो बाइंड किया था, यहाँ से स्टार्ट हुई थी प्रोसेस। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते जैसे वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचते हैं, टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचने के बाद अब आरएनए पॉलीमरेज कोई भी पेयरिंग अप नहीं कर पाता है। वो उन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके और उनके साथ एक पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो न्यूक्लियोटाइड है वो बाइंड नहीं कर पाता है। अब ऐसे केस में जो रो फैक्टर है, रो फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज के साथ ज्वाइन करता है। जैसे रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ ज्वाइन करता है, एंजाइम यहां से इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बाहर निकल आता है यानी कि उससे अलग हो जाता है, और जो आरएनए चेन बन रही थी नेसेंट आरएनए वो भी सेपरेट हो जाता है। नेसेंट का मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पे पॉलीमरेज भी अलग हो गया है, आरएनए की चेन भी अलग हो गई है, और जो ये स्टैंड है ये वापस में बाइंड अप हो जाता है। मींस दोबारा से ये अनकॉइल्ड हो जाता है, दोबारा से जो जिप हो जाते हैं इसमें वापस बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें सिग्मा और रो फैक्टर इंपॉर्टेंट है इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए। इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज खुद करता है, और यहाँ पे एक ही एंजाइम है जो तीनों काम कर सकता है। वो तीनों काम इसलिए कर पाता है क्योंकि इनमें फैक्टर उसकी मदद करते हैं। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन में रो फैक्टर, ये सिर्फ इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये डायग्राम आपको बनाना है नोटबुक के अंदर और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।